तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हेजिंग का कंसेप्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में यानी कि फॉरेक्स में कोई बंदा है जिसका एक्सचेंज रिस्क है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है। किस तरीके का रिस्क है? तो या तो उसको फॉरेन करेंसी यानी कि एफसी रिसीवेबल है, या तो उसको कोई फॉरेन करेंसी पेबल है। फॉरेन करेंसी रिसीवेबल का मतलब होता है कि आपको, मान के चलो आप इंडिया में बैठे हो और इंडिया आपकी होम कंट्री है, तो इंडिया से आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट की, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, और उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी मिलने वाली है। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट। और फॉरेन करेंसी पेबल का मतलब होता है कि आपको कहीं पर फॉरेन करेंसी पे करनी है। ये कब हो सकता है? तो यूजुअली अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट की हो, यानी कोई गुड्स इंपोर्ट किया हो या कोई सर्विस इंपोर्ट की हो, तो अगर ऐसा होगा तो आपको कुछ ना कुछ फॉरेन करेंसी पे करनी पड़ सकती है। फॉरेन करेंसी रिसीवेबल आपका एसेट होता है और फॉरेन करेंसी पेबल आपका लायबिलिटी होता है। तो रिस्क ये है कि जो आपको रिसीवेबल होने वाला है, यानी कि फॉरेन करेंसी मिलने वाली है, यानी कि जो आपका एसेट है वो कम हो जाए, यानी कि उसकी वैल्यू कम हो जाए, यानी कि जितना फॉरेन करेंसी आपको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, तो आपकी एसेट कम हो जाएगी। वो रिस्क है। इंपोर्ट के केस में यानी कि फॉरेन करेंसी पेबल के केस में रिस्क ये है कि आपकी लायबिलिटी बढ़ जाए। इसका मतलब ये है कि कल तक आपको जितना फॉरेन करेंसी पे करना था उससे ज़्यादा आपको फॉरेन करेंसी पे करना पड़ेगा। इन दोनों को बोला जाता है एक्सचेंज रिस्क। ठीक है। या तो आपकी एसेट कम हो जाना वो भी एक एक्सचेंज रिस्क है, या तो आपका लायबिलिटी बढ़ जाना वो भी एक एक्सचेंज रिस्क है। इस रिस्क को बोला जाता है कि इस बंदे को एक्सपोजर है, और दिस इज़ द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। एक्सपोजर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, हम आने वाले डिस्कशन में डिस्कस करेंगे, जैसे कि ट्रांसलेशन एक्सपोजर, इकोनॉमिक एक्सपोजर। बट ये वाला जो रिस्क है, जो कि मोस्ट कॉमन रिस्क है फॉरेक्स चैप्टर का, दिस इज़ द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, यानी कि फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है या फॉरेन करेंसी पेबल है। तो फॉर दिस एक्सपोजर ही इज़ यूजिंग द फॉरेक्स मार्केट एंड अदर टेक्निक्स, यानी कि फॉरेक्स मार्केट में वो डेरिवेटिव यूज़ कर रहा है या मनी मार्केट यूज़ कर रहा है, यानी कि ये जो एक्शन लिया है उसने, उसके लिए वो रिएक्शन दे रहा है। कौन सा एक्शन लिया है? तो कोई ना कोई सामान इंपोर्ट किया है या कोई ना कोई सामान एक्सपोर्ट किया है, जिसके कारण उसको एक्सचेंज रिस्क अराइज हो गया, यानी कि उसको एक्सपोजर अराइज हो गया, यानी कि उसने कुछ ना कुछ एक्शन लिया, यानी कि कुछ ना कुछ उसको रिस्क है। अगर कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करता तो कोई एक्सचेंज रिस्क नहीं होता, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करता तो कोई एक्सचेंज रिस्क नहीं होता। बट सिंस उसने कोई चीज़ एक्सपोर्ट की है तो कोई फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है उसको, और उसको डर है कि उसका एसेट कम हो जाएगा। और सिंस उसने कोई चीज़ इंपोर्ट की है तो उसे फॉरेन करेंसी पे करना है एट अ फ्यूचर डेट, और उसको ये डर है कि फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगी तो उसे बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ सकता है, तो वो उसको एक्सचेंज रिस्क लग रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ रिस्क है। अब इस रिस्क के लिए, यानी कि इस एक्शन के लिए वो रिएक्शन दे रहा है, यानी कि हेजिंग करना चाहता है। तो हेजिंग का क्या मतलब हुआ? हेजिंग का मतलब हुआ रिस्क को कम कर देना या फिर रिस्क को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देना। तो हम कई बार ये हेजिंग वर्ड सुनते हैं कि हेज कर लेना, या हेज फंड सुनते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑलरेडी आपका कोई एक्सपोजर है, यानी ऑलरेडी आप कोई एक्शन ले चुके हैं जिस पे आपको रिस्क अराइज हो चुका है। अब इस रिस्क को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए आप रिएक्शन दे रहे हो, यानी कि आप हेजिंग करना चाहते हो। इम्पॉर्टेंट नोट इज दिस दैट टू डू हेजिंग यू शुड हैव सम एक्सपोजर। जब भी आप हेजिंग डिस्कस कर रहे हो, मतलब हेजिंग की बात कर रहे हो या पढ़ रहे हो हेजिंग, तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर रखनी है अपने दिमाग में कि कोई भी बंदा हेजिंग तभी करता है जब उसको कुछ ना कुछ एक्सपोजर होता है, मतलब कुछ ना कुछ रिस्क होता है, और उस रिस्क को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए ही वो हेजिंग करना चाहता है, यानी कि रिएक्शन देना चाहता है। तो हेजिंग ऐसे ही नहीं की जाती। हेजिंग करने के लिए पहले कुछ एक्सपोजर होना चाहिए, तभी हेजिंग कर पाओगे। ठीक है। अब हेजिंग दो तरीके की हम डिस्कस करेंगे, यानी कि दो अलग अलग तरीके की टेक्निक्स। एक होती है एक्सटर्नल टेक्निक्स और एक होती है इंटरनल टेक्निक्स। एक्सटर्नल टेक्निक्स में आते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फॉरवर्ड कवर करना, मनी मार्केट कवर करना, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करना, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट करना या स्वैप कॉन्ट्रैक्ट करना। दीज आर द एक्सटर्नल टेक्निक्स। इंटरनल टेक्निक्स में आते हैं होम करेंसी इन्वॉइसिंग करना, लीडिंग एंड लैगिंग करना, नेटिंग करना, मैचिंग करना, प्राइस वेरिएशन एक्सेट्रा।
तो ये कुछ नाम है एक्सटर्नल टेक्निक्स के और इंटरनल टेक्निक्स के। हम इसमें से बहुत सारे डिस्कस करेंगे आने वाले डिस्कशंस में। तो मैं आपका हेजिंग का बेस क्रिएट कर रहा हूँ कि हेजिंग का मतलब ये होता है कि आपका कोई एक्सपोजर है, यानी कि आपका कोई एक्सचेंज रिस्क है, और उस रिस्क के लिए आप हेजिंग करना चाहते हैं, यानी कि रिएक्शन देना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ। हेजिंग यूजिंग द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन द केस ऑफ अ इम्पोर्टर और फॉरेन करेंसी पेबल। तो कोई इम्पोर्टर है जो सामान इंपोर्ट करता है, या फिर कोई ऐसा बंदा है जिसको कोई फॉरेन करेंसी पे करनी है फ्यूचर डेट में, यानी कि उसकी कोई लाइबिलिटी है इन द नेचर ऑफ फॉरेन करेंसी पेबल। तो इम्पोर्टर का एग्जांपल लेके चलते हैं। एक इम्पोर्टर है, ठीक है, उसने फॉरेन कंट्री में से कुछ ना कुछ गुड्स मंगाया या सर्विस मंगाई। अब उसको फॉरेन करेंसी पे करना है, उसने पे नहीं कर दिया, उसको फ्यूचर डेट में पे करना है, तो उसका एक्सचेंज रिस्क ये हो जाएगा कि फॉरेन करेंसी पेबल बढ़ जाए, यानी कि उसको रिस्क ये है कि फॉरेन करेंसी बढ़ जाए अगेंस्ट होम करेंसी। एक एग्जांपल लेता हूँ वर्बली, ध्यान देना कि अगर आपने आज कोई चीज़ इंपोर्ट की जो कि $1 की है, ठीक है, $1 का कोई सामान आपने इंपोर्ट किया, आज $1 ₹70 का है मार्केट में, यानी कि अगर आप मार्केट जाओगे तो ₹70 दोगे, $1 ले लोगे और सामने वाले पार्टी को पे कर सकते हो $1। बट आपने क्रेडिट पीरियड लिया, यानी कि आपको आज उस सप्लायर को पैसा नहीं देना। वो सप्लायर ने बोला कि भैया 3 महीने बाद तुम मुझे $1 लौटा देना, मतलब पेमेंट कर देना। तो आपने बोला ठीक है। आपको डर ये लग रहा है कि 3 महीने बाद अगर डॉलर का रेट ₹75 हो गया, यानी कि 3 महीने बाद अगर आप मार्केट जाओगे और $1 मांगोगे तो ₹75 देना पड़ेगा, जबकि आज आपको वही डॉलर के लिए सिर्फ ₹70 देना है। तो ये रिस्क आपको मन में होगा कि जो $1 मुझे पे करना है, यानी कि जो मेरा डॉलर पेबल है वो है तो $1, लेकिन मेरे लिए होम करेंसी में बात करूँगा तो मेरे लिए वो चीज़ 70 की आज है, कल को 75 की हो जाएगी। मतलब कल को मेरे लिए वो महंगी हो जाएगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। मतलब मेरा ₹5 एक्स्ट्रा चला जाएगा वो पैसा पटाने के लिए। यही होता है फॉरेन करेंसी पेबल, यानी कि फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो जाएगी अगेंस्ट होम करेंसी, यानी कि डॉलर इंक्रीज हो सकता है अगेंस्ट रुपीज़। तो नॉर्मल मार्केट का जो आपका रिस्क है, मतलब आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मार्केट है, वहाँ पे आपको रिस्क क्या फील हो रहा है कि फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगी अगेंस्ट होम करेंसी। हेजिंग पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेजिंग पर्पस के लिए हमारा जो रिस्क होता है नॉर्मल मार्केट का, उसको हम अपनी एक्सपेक्टेशन बना देते हैं डेरिवेटिव मार्केट की। यानी कि अब मैं डेरिवेटिव मार्केट जाऊँगा और ये एक्सपेक्टेशन लेके जाऊँगा कि फॉरेन करेंसी बढ़ जाए अगेंस्ट होम करेंसी, और डेरिवेटिव मार्केट में मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करूँगा। तो यानी कि कुल मिला के मैं क्या करूँगा, आई विल बाय द फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड, दैट इज आई विल कॉन्ट्रैक्ट टू बाय द फॉरेन करेंसी बाय गिविंग द होम करेंसी एट अ फ्यूचर डेट एट द रेट ऑफ एक्चुअल फॉरवर्ड रेट। तो सिंस मेरी एक्सपेक्टेशन है कि फॉरेन करेंसी बढ़ जाए, मैं फॉरवर्ड मार्केट गया और वहाँ पे मैं ये सोच गया कि डॉलर बढ़ जाए, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट टू बाय कर लिया कि भैया मेरे को फ्यूचर डेट में आप डॉलर दे देना और रुपीज़ ले लेना। ऐसा क्यों किया, क्योंकि कल को अगर डॉलर बढ़ भी गया, यानी कि ₹70 से 75 हो भी गया, और अगर मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ₹72 में किया हुआ था, तो मैं तो खुश हो जाऊंगा, क्योंकि पूरा मार्केट $1 75 में परचेज कर रहा होगा, लेकिन सिर्फ मैं ₹72 में $1 परचेज कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने आज यानी कि T+0 में ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। तो 3 महीने बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डॉलर का रेट कुछ भी हो जाए, मेरे जेब से ₹72 जाने हैं, ये मुझे T=0 को ही पता चल जाएगा। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने से हेजिंग इस तरीके से होती है कि आप अपना रुपीज़ आउटफ्लो, मतलब ₹72 जो आपका देना है, वो आप आज ही डिसाइड कर लेते हो कि आपका T=मैच्योरिटी, यहाँ पे T=3 मंथ्स वाला एग्जाम्पल चल रहा है, तो 3 महीने बाद आपकी जेब से कितने रुपए जाएंगे। तो जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट टू बाय किया डॉलर एट द रेट ऑफ ₹72 पर डॉलर, तो मैंने आज ही डिसाइड कर लिया कि मेरा 3 महीने बाद ₹72 जेब से जाएगा और $1 आ जाएगा, और ये डॉलर उठा के मैं अपने फॉरेन करेंसी सप्लायर को पे कर दूंगा। तो कल को मार्केट में ₹80 भी हो गया डॉलर का रेट, तो भी चिंता नहीं है, चिंता मुक्त, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि मेरे को तो ₹72 में डॉलर मिल जाएगा। बाकियों को चिंता होनी चाहिए जिन्होंने हेजिंग नहीं की, अब उनको महंगा पड़ेगा, यानी कि उनको ₹80-80 देने पड़ेंगे $1 पाने के लिए।
और मैं ये $1 लेके पे कर दूंगा उसको, तो मैं रिस्क फ्री हो जाऊंगा। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करके आप हेजिंग इस तरीके से करते हैं कि जो आपका नॉर्मल मार्केट का रिस्क होता है, यानी कि फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगी, वो आप अपने डेरिवेटिव मार्केट की एक्सपेक्टेशन बना लेते हो कि फॉरेन करेंसी बढ़ जाए और मैं प्रॉफिट कमा लूँ। ये जो प्रॉफिट है ये नोशनल प्रॉफिट होता है। चलो एक्सप्लेन करता हूँ नोशनल प्रॉफिट क्या होता है। कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिटी में बदल जाए, यानी कि एक फ्यूचर डेट में, यानी कि एक्चुअल फॉरवर्ड रेट मैच्योरिटी वाले दिन इज लेस देन द एक्चुअल स्पॉट रेट मैच्योरिटी वाले दिन, मतलब फॉरवर्ड रेट जिस पर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उससे ज़्यादा फॉरेन करेंसी हो गई। मतलब जब आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठे थे कि फॉरेन करेंसी बढ़ जाए, फॉरवर्ड रेट से भी बढ़ जाए, मान के चलो फॉरवर्ड रेट 72 रुपीज़ था, उससे भी बढ़ जाए, वैसा हो गया, तब क्या होगा? तब आपको नोशनल प्रॉफिट या लॉस होगा होम करेंसी में, जो कि कैलकुलेट होगा एक्चुअल स्पॉट रेट टी इक्वल टू मैच्योरिटी वाला माइनस एक्चुअल फॉरवर्ड रेट टी इक्वल टू मैच्योरिटी और टी इक्वल टू ज़ीरो, दोनों सेम होंगे क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट नहीं होता। तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। मल्टीप्लाई कर देंगे फॉरेन करेंसी पेबल अमाउंट। यहाँ पे नोशनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई रियल प्रॉफिट नहीं हुआ। रियल प्रॉफिट नहीं हुआ मतलब जिस दिन मैंने सामान मंगाया, इंपोर्ट किया $1 का, मुझे पता है कि मुझे डॉलर पे करना है, 3 महीने बाद मेरे जेब से डॉलर जाएगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जेब से निश्चित मतलब फिक्स्ड रुपीज़ जाए, ज़्यादा रुपीज़ ना चला जाए। तो मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने गया और 72 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो 72 रुपीज़ तो मेरे जेब से जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हूँ। मैं मन ही मन ये खुश हो सकता हूँ कि अगर कल को मार्केट में 80 रुपीज़ हो गया, यानी कि ये वाला जो रेट है ये 80 रुपीज़ हो गया, तो मुझे 80 नहीं देना पड़ेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ 72 देना पड़ेगा, विच इज़ दी फॉरवर्ड रेट। मतलब 8 रुपये मैंने बचा लिए। ये रियल में मेरी सेविंग नहीं हुई, ये नोशनल सेविंग हुई। तो इसलिए यहाँ पे हम नोशनल बोलेंगे कि मुझे कोई रियल प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि रियल प्रॉफिट तब होता है जब कोई चीज़ आप कम प्राइस पे खरीदते हो और ऊंचे प्राइस में बेचते हो। यहाँ पर तो आपने क्या किया, आपने अपने रिस्क को ख़त्म कर दिया बाय डूइंग द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कि कल को एक्चुअल स्पॉट रेट मेजोरिटी वाले दिन कुछ भी हो जाए, आपकी जेब से तो 72 रुपीज़ ही जाने। इसी तरीके से आपको नोशनल लॉस भी हो सकता है कि कल को मान के चलो 65 रुपीज़ हो गया $1, तो आप सोच रहे होगे कि पूरा मार्केट सस्ता डॉलर खरीद रहा है, मतलब 65 रुपीज़ में डॉलर खरीद रहा है और मुझे 72 में खरीदना पड़ रहा है क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। यानी मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी कि फॉरेन करेंसी बढ़ जाए फॉरवर्ड रेट के ऊपर, वैसा हुआ नहीं, वो तो गिर गया। लेकिन तभी आपको नोशनल लॉस होगा, कोई एक्चुअल लॉस नहीं होगा। ठीक है। और स्पॉट रेट का मतलब होगा जिस रेट पर पेमेंट करना पड़ता, यानी कि अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए होते तो जिस रेट पे आपको पेमेंट करना पड़ता, यानी कि द रेट एट विच पेमेंट वुड हैव बीन डन इफ देयर हैड बीन नो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और फॉरवर्ड रेट का मतलब होगा जिस रेट पर पेमेंट किया, यानी कि द रेट एट विच पेमेंट एक्चुअली डन। तो इस रेट पे, यानी कि फॉरवर्ड रेट पे आप पेमेंट करोगे सप्लायर को, एक्चुअल स्पॉट रेट पे तो नहीं करोगे क्योंकि आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो ये होता है आपका नोशनल प्रॉफिट या लॉस, जो कि होम करेंसी में कैलकुलेट होगा। इसी के साथ एक आता है टोटल नोशनल प्रॉफिट या लॉस। इसमें क्या करते हैं, इसमें नोशनल प्रॉफिट या लॉस जो आपने अभी कैलकुलेट किया उसमें से कुछ हेजिंग कॉस्ट माइनस कर देते हैं मैच्योरिटी वाला। एग्जांपल अप फ्रंट प्रीमियम। इसका मतलब ये है कि अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने गए, बैंक के पास गए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने, तो बैंक ने आपसे अप फ्रंट प्रीमियम मांग लिया कि कुछ प्रीमियम आज ही पे कर दो टी इक्वल टू ज़ीरो में। तो ये कुछ खर्चा लग गया कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे, तो ये हेजिंग कॉस्ट होता है। लेकिन इस हेजिंग कॉस्ट को हमको टी इक्वल टू मैच्योरिटी पे कैलकुलेट करना है, यानी कि अपफ्रंट प्रीमियम में इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर आज टी इक्वल टू ज़ीरो में आपने अपफ्रंट प्रीमियम पे कर दिया, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो आपने अपफ्रंट प्रीमियम पे किया तो आपके जेब में तो पैसा था नहीं, क्योंकि एसएफएम में हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जेबें खाली हैं। तो सिंस अपफ्रंट प्रीमियम का पैसा मेरे पास था नहीं, मैंने उधार पे लिया था अपफ्रंट प्रीमियम का पैसा और अपफ्रंट प्रीमियम पे कर दिया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। फिर 3 महीने बाद मेरे पास कुछ पैसे होंगे जो फॉरवर्ड मार्केट लेके जाऊंगा और फॉरेन करेंसी ले लूँगा।
अरे फॉरेन करेंसी तो पे कर दूंगा सामने वाले को, मैं ये खुश हो जाऊंगा कि भैया मुझको कुछ ना कुछ नोशनल प्रॉफिट हो गया। लेकिन मुझे ये भी ध्यान देना है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे मेरा कुछ खर्चा लग गया, विच वॉज अपफ्रंट प्रीमियम एज टी टू जीरो प्लस इंटरेस्ट टूवर्ड्स द मैच्योरिटी पीरियड। टोटल हैजिंग कॉस्ट एट द रेट टी इज टू मैच्योरिटी आपको माइनस कर देना है अपने नोशनल प्रॉफिट या लॉस टी इज टू मैच्योरिटी में से, टू अराइव एट टोटल नोशनल प्रॉफिट या लॉस। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इंडियन इम्पोर्टर हैज़ टू सेटल एन इम्पोर्ट बिल फॉर 1,30,000। इम्पोर्टर का क्वेश्चन है ये। द एक्सपोर्टर हैज़ गिवन द इंडियन एक्सपोर्टर टू ऑप्शंस, पे इमीडिएटली विदाउट एनी इंटरेस्ट चार्जेस या पे आफ्टर 3 मंथ्स विद इंटरेस्ट दे रहे 5% पर एनम। तो मैं इनकी इम्पोर्टर हूँ, मैंने कुछ माल मंगाया होगा, अब मुझे 1,30,000 का डॉलर देना है। जो सामने वाला है जिससे मैंने इंपोर्ट किया था उसने बोला कि उसको पैसा मुझको देना पड़ेगा। वो बोल रहे हैं अगर आज पैसा दे देते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं लूँगा, लेकिन अगर 3 महीने बाद मुझे पैसा दोगे ना तो 5% के रेट से मैं इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। कौन चार्ज करेगा? सामने वाला पार्टी जिससे मैंने इंपोर्ट किया। द इम्पोर्टर्स बैंक चार्जेस 15% पर एनम ऑन ओवरड्राफ्ट। The exchange rate in the market are as follows: spot rate rupees per dollar 48.35, 48.36, 3 months का forward rate 48.81, 48.83। The importer seeks your advice, give your advice कि क्या करना चाहिए, पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन। चलिए एक फ्लोचार्ट से समझते हैं कि जो इम्पोर्टर है उसने कुछ गुड्स परचेज किए होंगे, अब उसको 1,30,000 रुपीज पेबल है यूएसए में देना है। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि ये जो मार्किंग 1 2 3 4 आप ऐसे पढ़ना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ना, इसको आप ऐसे पढ़ना। पहले क्या हुआ? पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ और फिर 4 हुआ। पहले क्या करेगा? पहला ऑप्शन है कि बैंक जो ओडी दिया हुआ ना, कि बैंक से पहले ओवरड्राफ्ट मनी लेगा, रुपये में पैसा लेगा, लोन लेगा। पूरे के पूरे फॉरेक्स के चैप्टर में या एसएफए में हम ये अज्यूम करते हैं कि इंपोर्टर या जो भी पर्सन की बात चल रही है उसके बाद पैसे घर पे पड़े नहीं हुए हैं, वो बैंक से पैसा लेगा, मतलब उसको इंटरेस्ट चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं कि उसके पास पैसे पड़े नहीं हुए हैं, वो ओवरड्राफ्ट मनी यानी कि लोन लेगा बैंक से। बैंक से लोन लेने के बाद वो रुपये को देगा स्पॉट मार्केट पे और 1,30,000 का डॉलर ले लेगा। सो रुपीज़ में वो ओवरड्राफ्ट लेगा, ओवरड्राफ्ट का लोन लेगा। ये जो उसने रुपया लिया बैंक से, ये रुपया लेके स्पॉट मार्केट में जाकर रुपया दे देगा, डॉलर ले लेगा 1,30,000 और आज ही जाके यूएसए को 1,30,000 का डॉलर पेमेंट कर देगा, ट्रांजेक्शन ओवर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? ओवरड्राफ्ट पे करेगा, मतलब जो ओवरड्राफ्ट लोन उसने लिया था रुपया में वो पे करेगा बैंक को, और इंटरेस्ट पे करेगा बैंक को, दोनों चीज़ पे करेगा। तो ये इस केस में क्या होने वाला है? इस केस में होना है कि स्पॉट रेट अगर रुपीज़ पर डॉलर चल रहा है 40.35 और 40.36, हमें पता है कि जो बेस करेंसी यानी कि डॉलर है उसको सेल करने का रेट है 40.35, उसको बाय करने का रेट है 40.36। सो ये जो स्पॉट मार्केट में वो गया तो किस रेट से उसको रुपया देना पड़ेगा, उसके लिए हमको 40.36 काम आने वाला है, 40.35 काम नहीं आएगा। तो ओवरड्राफ्ट मनी जो रुपया है, दैट इज अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज 1,30,000 डॉलर, इट इज इक्वल टू 48.36 पर डॉलर मल्टीप्लाई बाय डॉलर 1,30,000, तो डॉलर डॉलर कर जाएगा, रुपीज़ बचेगा। सो रुपीज़ 62,86,800। मतलब ये हुआ कि इसको यहाँ पर स्पॉट मार्केट में 62,86,800 देने पड़ेंगे, 62,86,800 देने पड़ेंगे और उसको 1,30,000 डॉलर्स मिल जाएंगे। यही 62,86,800 इसने बैंक से ओवरड्राफ्ट पैसे लिए। अब आगे क्या हुआ? अब उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा ओवरड्राफ्ट में। कितना पे करेगा वो पे करेगा 15% के रेट से। देखिए 15% लिखा है यहाँ पे। द इम्पोर्टर्स बैंक चार्जेस 15% पर एनम साल का ऑन ओवरड्राफ्ट, बट यहाँ पे उसको 3 महीने तक का एक ड्यूरेशन दिया हुआ है, 3 महीने का ड्यूरेशन दिया हुआ कि 3 महीने बाद दे सकता है, तो 3 महीने का उसको ओवरड्राफ्ट चार्ज हो जाएगा। तो 15% इंटू 62,86,800 इंटू 3/12 आपका इंटरेस्ट आएगा 235 सेंट 55। तो ये 235 सेंट 55 उसको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये 235 सेंट 55, यस 235 सेंट 55 इसको पे करना पड़ेगा बैंक को। 62,86,800 तो वो बैंक को पे करेगा ही करेगा 3 महीने बाद, इंटरेस्ट भी पे करेगा। दोनों टोटल करेंगे तो बैंक को कितना पे करेगा? वो पे करेगा। ऑप्शन नंबर 1 में टोटल रुपी आउटफ्लो उसको होगा 65,22,000,
555 इसको इतना पे करना पड़ेगा पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में क्या होने वाला है? दूसरा ऑप्शन 3 महीने बाद वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पे आफ्टर 3 months विद इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। तो 3 महीने बाद क्या होगा? 3 महीने बाद ये होगा कि इंपोर्टर आज क्या कर रहा है, इस फॉरवर्ड मार्केट में फॉरवर्ड बाय कर लेगा। फॉरवर्ड कितना बाय करेगा? $1,30,000 से उसको 3 महीने बाद देने ही देना है, प्लस इंटरेस्ट 5% ऑन $1,30,000 चार्ज कर रहा है यूएसए वाला पार्टी, तो उसको वो भी फॉरवर्ड बाय करना पड़ेगा। मतलब आज डिसाइड कर रहा है कि 3 महीने बाद $1,30,000 और प्लस 5% उस पर इंटरेस्ट टोटल मुझको चाहिए। आज उसका रेट डिसाइड कर लिया। 3 महीने बाद जाएगा फॉरवर्ड मार्केट, वहाँ से पैसे उठाएगा, रुपया देगा, डॉलर उठाएगा 1,30,000 प्लस 5%, और जाके किसको दे देगा? यूएसए वाले पार्टी को 1,30,000 प्लस उस पर इंटरेस्ट। 3 महीने का फॉरवर्ड रेट अगर आपको डॉलर बाय करना है तो 40.83 होने वाला, क्योंकि बेस करेंसी को बाय करने वाला ये रेट होता है 40.83। सो बिल का जो अमाउंट है 1,30,000 वो तो यूएसए वाला पार्टी ले ही रहा है मेरे से। इंटरेस्ट 5% ले रहा है पर एनम ले रहा है, इसलिए 3/12 कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो 5% ऑफ 1,30,000 इंटू 3/12 $1,625 और एक्स्ट्रा में से ले लेगा यूएसए वाला पार्टी। टोटल मेरे को डॉलर देना पड़ेगा 131,625। अमाउंट टू बी पेड फॉर 131,625 इज 40.83 फॉरवर्ड में जो बाय करूंगा 131,625 64,27,249। मतलब ये 64,27,249 ये है रुपीस 64,27,249। इतना मुझे रुपए देने पड़ेंगे 3 महीने बाद। 1,30,000 प्लस 1,625 पे इंटरेस्ट मिल जाएगा, और ये 1,30,000 प्लस 1,625 जाके यूएसए पार्टी दे दूंगा। अब सोचने वाली बात यह है कि मेरे लिए आउटफ्लो इस केस में हो रहा है 64,27,249, 64 लाख के आसपास सेकंड ऑप्शन में, और फर्स्ट ऑप्शन में मेरे लिए घर से जा रहा है 6286 प्लस 235 यानी कि 65 लाख रुपए के आसपास। सो मैं तो इम्पोर्टर हूँ, मैं क्या सोचूंगा? मैं तो सिंपली ये सोचूंगा कि यार पहले केस में 65 लाख तक मेरे घर से जा रहा है, दूसरे केस में 64 लाख जा रहा है, तो मेरे घर से पैसा कम जाना चाहिए, तो 64 लाख वाला ऑप्शन अच्छा है। सो ऑप्शन 2 शुड बी प्रेफर्ड, यानी कि फॉरवर्ड वाला। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ट से मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फॉरेक्स की, कि एग्जैक्टली में इवेंट्स हो कैसे रहे, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हेंस ऑप्शन 2 शुड बी ऑप्टेड। नोट, इन दिस क्वेश्चन एक्सचेंज रेट किस नेचर का है? तो एक्सचेंज रेट रुपीस पर डॉलर नेचर का है। यहाँ पे ओ माई गॉड नहीं है। ठीक है, डॉलर आपकी बेस करेंसी होती है, ये मैंने बताया हुआ है, और रुपीस आपका प्राइस करेंसी होगा। अब ये बेस करेंसी हमारे एग्जांपल में फॉरेन करेंसी है, यानी कि एफसी है, और इस क्वेश्चन में हमारा एफसी पेबल था, डॉलर पेबल, और प्राइस करेंसी हमारी होम करेंसी है। और यहाँ पे हमने होम करेंसी आउटफ्लो कैलकुलेट किया इन बोथ दी ऑप्शंस, यानी कि रुपीज़ आउटफ्लो कैलकुलेट किया, और हमने देखा कि जो आउटफ्लो होता है वो लोअर द बेटर अच्छा होता है, कि मेरा आउटफ्लो जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, और इनफ्लो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पर सिंस मैं आउटफ्लो की बात कर रहा था, तो मेरा रुपी आउटफ्लो जिसमें कम होगा वो मेरे लिए बेटर होगा, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर 2 ऑप्ट किया, जिसमें मेरा आउटफ्लो यानी कि रुपीज़ आउटफ्लो यानी कि होम करेंसी आउटफ्लो कम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कंपनी इज कंसिडरिंग हेजिंग इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो कोई कंपनी है जिसका कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, यानी कि कुछ ना कुछ एक्सपोजर है, यानी कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, यानी कि कंपनी ने कोई ना कोई एक्शन लिया हुआ है, अब उसका रिएक्शन देना चाहते हैं, यानी कि हेजिंग करना चाहते हैं। इट हैज़ मेड अ परचेज ऑन 1st July 2016 for which it has to make a payment of $60,000 on December 31st 2016। कंपनी ने कोई ना कोई परचेज किया है, यानी कि कोई ना कोई परचेज ट्रांजैक्शन किया है, जिसके कारण कंपनी को $60,000 पे करने हैं, यानी कि फॉरेन करेंसी पे करनी है। हम मान के चलेंगे कि हमारी जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी है, जिसके लिए होम कंट्री इंडिया है और होम करेंसी रुपीज़ है, इसलिए उसके लिए फॉरेन करेंसी डॉलर होगी। तो 1 जुलाई 2016 को कंपनी ने कोई ना कोई परचेज़ किया, यानी कि टी ज़ीरो ज़ीरो हो गया। अब यहाँ से 6 महीने बाद, यानी कि 31 दिसंबर 2016 को कंपनी का कोई ना कोई फॉरेन करेंसी पेबल है,
विच इज़ $60,000। द प्रेजेंट एक्सचेंज रेट, प्रेजेंट एक्सचेंज रेट का मतलब होगा टी इक्वल टू 0, यानी कि 1 जुलाई 2016 का एक्सचेंज रेट 1 US$ इज इक्वल टू ₹65। इट कैन परचेज फॉरवर्ड $1 एट ₹64। तो यहाँ पे परचेज फॉरवर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि कंपनी को कुछ ना कुछ पेमेंट करनी है, मतलब कंपनी के लिए कुछ ना कुछ फॉरेन करेंसी पेबल है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी का फॉरेन करेंसी पेबल होता है, उसको रिस्क होता है कि फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगी अगेंस्ट होम करेंसी, तब वो हेजिंग करना चाहता है। और अगर हेजिंग करने के लिए डेरिवेटिव मार्केट आता है, तो जो उसका रिस्क होता है वो अपनी एक्सपेक्टेशन बना देता है। और फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट के केस में वो अपनी एक्सपेक्टेशन बना देगा कि जो फॉरेन करेंसी वो बढ़ जाए, यानी कि वो बाय कर लेगा फॉरवर्ड। और बाय फॉरवर्ड का मतलब होता है परचेज फॉरवर्ड, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड लिख दिया परचेज फॉरवर्ड। $1 एट ₹64, ये आपका फॉरवर्ड रेट है, एक्चुअल फॉरवर्ड रेट। द कंपनी विल हैव टू मेक एन अपफ्रंट प्रीमियम एट द रेट 2% ऑफ द फॉरवर्ड अमाउंट परचेस्ड, मतलब कंपनी को ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक अप फ्रंट प्रीमियम एट द रेट 2% पे करना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ फंड्स टू द कंपनी इज 12% पर एनम। इसका मतलब ये होगा कि टी इज इक्वल टू 0 में आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम पे करना है, अप फ्रंट प्रीमियम एट द रेट 2%, लेकिन आपके पास ये पैसा है नहीं। तो सिंस कंपनी के पास ये पैसा नहीं है, कंपनी कुछ ना कुछ बोरो करके आएगा पैसा। कंपनी को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बोरोड मनी पे? 12% पर एनम। द कॉस्ट ऑफ फंड्स टू द कंपनी इज 12% पर एनम, मतलब कंपनी को जो 2% अपफ्रंट प्रीमियम है उसके लिए 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट 12%। इन द फॉलोइंग सिचुएशंस कंप्यूट द प्रॉफिट और लॉस द कंपनी विल मेक if it hedges its foreign exchange risk with the exchange rate on 31st December 2016 as 68, 62, 70, 65। तो 31 दिसंबर 2016 कौन सी डेट है? तो मैच्योरिटी डेट है, यानी कि टी इक्वल टू एम। और ये एक्सचेंज रेट कौन सा एक्सचेंज रेट है? तो ये एक्चुअल स्पॉट रेट है एट द रेट टी इक्वल टू एम। तो मैच्योरिटी वाले दिन अगर 68 हो गया स्पॉट रेट तो क्या होगा, 62 हो गया तो क्या होगा, 70 हो गया तो क्या होगा, और 65 हो गया तो क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। चलिए निकालते हैं। तो जैसा मैं आपको समझा रहा था कि जो कंपनी है उसका फॉरेन करेंसी पेबल है, यानी कि डॉलर पेबल है, जिसका ट्रांजैक्शन कंपनी ने 1 जुलाई 2016 को कर लिया था, और मेरे लिए टी इक्वल टू 0 होगा 1 जुलाई 2016। ये फॉरेन करेंसी पेबल है ऑन 31 दिसंबर 2016, यानी कि मेरी मैच्योरिटी वाली डेट, यानी कि टी इक्वल टू एम। तो टी इक्वल टू 0 से लेकर के टी इक्वल टू एम के बीच में 6 महीने आएंगे, और यही मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा, यानी कि एन होगा। ठीक है, अब फॉरेन करेंसी पेबल है, यानी कि $60,000 पेबल है। मुझे रिस्क है कि फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगी अगेंस्ट दी होम करेंसी नॉर्मल मार्केट में। तो हेजिंग पर्पस के लिए मैं एक्सपेक्टेशन बना दूंगा कि फॉरेन करेंसी बढ़ जाए डेरिवेटिव मार्केट में, यानी कि मैं बाय कर लूँगा फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड, यानी कि बाय कर लूँगा डॉलर फॉरवर्ड, यानी कि परचेज कर लूँगा फॉरवर्ड एट द रेट ₹64 पर डॉलर। कितने अमाउंट का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करूँगा? तो फॉरवर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय द फॉरेन करेंसी पेबल, यानी कि ₹64 पर डॉलर मल्टीप्लाई बाय $60,000, ₹38,40,000 का मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा। यानी कि मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट करके आया? मैं कॉन्ट्रैक्ट करके आया टू बाय $60,000 एट टी इक्वल टू मैच्योरिटी, यानी कि 31 दिसंबर 2016 बाय गिविंग 38,40,000। तो मैं क्या करूँगा? मैं टी इक्वल टू मैच्योरिटी यानी कि 31 दिसंबर 2016 को डेरिवेटिव मार्केट जाऊँगा, और वहाँ पे 38,40,000 का बैक दे दूँगा, $60,000 ले लूँगा। मेरे लिए हेजिंग कॉस्ट कितनी पड़ गई? हेजिंग कॉस्ट टी इक्वल टू मैच्योरिटी हमको चाहिए। अप फ्रंट प्रीमियम टी इक्वल टू 0 में कितना होगा? इट विल बी 2% ऑफ द अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन कह रहा है 2% ऑफ द फॉरवर्ड अमाउंट परचेस्ड, तो 2% इंटू 38,40,000 76,800 मुझे प्रीमियम पे करना पड़ेगा अप फ्रंट टी इक्वल टू 0, यानी कि 1 जुलाई 2016 को। बट सिंस ये पैसा मेरे पास है नहीं, मुझे बोरो करना पड़ेगा, तो मेरा टोटल अपफ्रंट प्रीमियम मैच्योरिटी वाले दिन अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो वो होगा अपफ्रंट प्रीमियम टी इक्वल टू 0 प्लस इंटरेस्ट। तो 76,800 की उधारी यानी कि बोरिंग ले लूँगा,
और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 76,800 इंटू 6/12 यानी कि 6 महीने के लिए, विच इज़ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इंटू 12%, विच इज़ माई कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो 76,800 प्लस माई इंटरेस्ट विच इज़ 4608, मेरी हेजिंग कॉस्ट टी टू मैच्योरिटी आ जाएगी 81,408। तो मेरी हेजिंग कॉस्ट टी टू मैच्योरिटी इज़ नथिंग बट द अपफ्रंट प्रीमियम टी टू मैच्योरिटी विच इज़ इक्वल टू अपफ्रंट प्रीमियम टी टू 0 प्लस इंटरेस्ट ऑन अपफ्रंट प्रीमियम। ठीक है। अब क्वेश्चन ने जिस तरह के हमको केसेस दिए थे कि एक्चुअल स्पॉट रेट मैच्योरिटी वाले दिन अलग अलग हो सकता है और उस हिसाब से प्रॉफिट या लॉस निकाल के दो, यानी कि टोटल नोशनल प्रॉफिट या लॉस निकाल के दो। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने कॉलम्स बना दिए पर्टिकुलर्स, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस। मेरा एक्चुअल फॉरवर्ड रेट 64 रुपीज़ पर डॉलर ही रहेगा टी इज टू मैच्योरिटी को, क्योंकि सिंस मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रीप्राइसिंग नहीं होती, यानी कि अगर टी इज टू ज़ीरो, जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया फॉरवर्ड वाला उस दिन फॉरवर्ड रेट था 64 रुपीज़ पर डॉलर, तो मैच्योरिटी वाले दिन भी, यानी कि टी मैच्योरिटी वाले दिन भी, यानी कि 31 दिसंबर 2016 को भी मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो रेट है वो रीप्राइस नहीं होगा, यानी कि वो 64 रुपीज़ पर डॉलर ही रहेगा। ठीक है। फॉरेन करेंसी पेबल मेरा $60,000 था। अब नोशनल प्रॉफिट और लॉस टी टू मैच्योरिटी को अगर निकालना है तो जो भी केस हैं ऊपर, यानी कि 1, 2, 3 या 4, माइनस कर देंगे 1 यानी कि एक्चुअल फॉरवर्ड रेट, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से यानी कि फॉरेन करेंसी पेबल। तो फर्स्ट केस है 68 रुपीज़ पर डॉलर। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था 64 रुपीज़ पर डॉलर और रेट हो गया 68 रुपीज़ पर डॉलर, तो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए विच इज़ 68 रुपीज़ पर डॉलर माइनस 64 रुपीज़ पर डॉलर इंटू $60,000। तो मेरा आंसर आएगा पॉजिटिव रुपीज़ 2,40,000। सेकेंड केस में 62 हो गया तो फॉरवर्ड रेट से कम हो गया, तो नोशनल लॉस हो जाएगा 1,20,000 का, यानी कि माइनस 1,20,000। 70 हो गया यानी कि फॉरवर्ड रेट 64 से बढ़ गया, तो प्रॉफिट हो जाएगा नोशनल प्रॉफिट पॉजिटिव 3,60,000। और 65 हो गया तो भी फॉरवर्ड रेट से बढ़ गया, तो मुझे नोशनल प्रॉफिट हो जाएगा प्लस 60,000। लेकिन यहाँ पे मुझे हेजिंग कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी जो हमने कैलकुलेट की थी। तो हेजिंग कॉस्ट टी टू मैच्योरिटी 81,408 सब में से माइनस करनी पड़ेगी टू अराइव एट टोटल नोशनल प्रॉफिट और लॉस विच इज़ 3 - 4 टी इज टू मैच्योरिटी। तो फर्स्ट केस में 2,40,000 का प्रॉफिट है, माइनस कर देंगे हेजिंग कॉस्ट, तो टोटल नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा 158,592। फिर मुझे हेजिंग कॉस्ट प्लस लॉस करना पड़ेगा, यानी कि 1,20,000 का लॉस तो ऑलरेडी हो गया और 81,408 हेजिंग कॉस्ट देना पड़ गया, तो माइनस 1,20,000 माइनस 81,408 माइनस 201,408। उसके बाद थर्ड केस में 3,60,000 का प्रॉफिट है, 81,408 हेजिंग कॉस्ट है, टोटल नोशनल प्रॉफिट 278,592। और लास्ट केस में 60,000 का प्रॉफिट है लेकिन 81,408 हेजिंग कॉस्ट है, कुल मिला के मुझे नोशनल लॉस हो जाएगा, टोटल नोशनल लॉस 21,408 यानी कि माइनस 21,408। तो 158,592, 201,408 का लॉस, गेन हो गया 278,592 का, लॉस हो गया 21,408। तो इस तरीके से सॉल्व होता है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन इंपोर्टर वाले केस में, जहाँ पे हेजिंग करनी पड़ती है, जिसमें प्रॉफिट या लॉस इस तरीके से कैलकुलेट होता है और हेजिंग कॉस्ट इस तरीके से काम करती है। ठीक है।